और अपने सैनिकों में नई जान फूंकने के लिए पुतिन कुछ रोज पहले खुद ही मोर्चे पर उतरे दिखाई दिए थे। वो रूस के रिजियान प्रांत के एक ट्रेनिंग कैंप पहुंच गए थे। वहां उनके सैनिक आधुनिक और खतरनाक हथियारों के साथ दिखाई दिए थे। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये भी पुतिन का एक प्लान था। वो ये दिखाना चाहते थे कि उनके सैनिकों के पास घातक हथियारों की कमी नहीं है, बल्कि वो किसी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हालांकि एक रोज पहले ही उनके करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने रूस की हथियार बनाने वाली कंपनियों को धमकी दी थी। उन्हें तेजी से हथियारों का उत्पादन करने का आदेश दिया गया था और ऐसा नहीं करने पर जेल भेजने की उन्हें चेतावनी दी गई। उनकी इस तरह की धमकी के बाद ही चर्चा तेज हो गई कि रूस हथियारों की कमी से जूझ रहा है। दावा है कि इसी वजह से पुतिन और उनके करीबी बुरी तरह बौखला गए। खबर यूपी के हरदोई से, जहां दो गुटों के बीच हुए विवाद में 2 लोगों की जान चली गई और 4 लोग घायल हो गए। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। बताया गया कि छोटे से विवाद में ये गांव गोलियों की आवाज से दहल उठा। यहां दबंगों ने सरेआम फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से पिता पुत्र समेत 2 लोगों की जान चली गई। बाबू सिंह नामक व्यक्ति के ऊपर एक गांव के ही गुड्डू सिंह नामक व्यक्ति के परिवार द्वारा हमला किया गया, जिसमें बाबू सिंह उनके बेटे की डेथ हो गई है। 2 अन्य घायल हैं और इस संबंध में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर छापेमारी की है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया है। इस वारदात के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। साथ ही पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। मिजोरम में सुरक्षा बल ने म्यांमार से भेजी जा रही हथियारों और दूसरे सामान की बड़ी खेप जब्त कर ली। ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसके तहत बड़ी संख्या में हथियार, एक सैटेलाइट फोन और कई दूसरी चीजें बरामद की गई। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खबर है कि म्यांमार में मौजूद आतंकी संगठनों की तरफ से यह हथियार भारत भेजने की साजिश थी। अमेरिका ने रूस और चीन को डराने के लिए नया परमाणु बॉम्बर B-21 तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने सबसे आधुनिक बॉम्बर को दिसंबर की शुरुआत में दुनिया के सामने लाएगा। और अमेरिका का दावा है कि इस परमाणु बॉम्बर B-21 के एक ही वार से सबसे बड़ी तबाही मच सकती है। यानी उसका यह बॉम्बर रूस के साथ साथ चीन के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि ये दोनों देश इन दिनों अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। यूक्रेन की मदद करने पर रूस पहले से ही अमेरिका पर भड़का हुआ है, जबकि ताइवान के साथ खड़े होने पर उसे चीन से चुनौती मिल रही है। मतलब मौजूदा वक्त में अमेरिका को दुनिया की 2 बड़ी शक्तियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका ने 6ठी पीढ़ी का ऐसा बॉम्बर तैयार किया है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो चल गया तो कई शहर हिरोशिमा और नागासाकी में तब्दील हो सकते हैं। और माना जा रहा है कि रूस और चीन के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका को इस तरह के बॉम्बर की सख्त जरूरत थी, क्योंकि पिछले 30 साल से उसने कोई नया बॉम्बर नहीं बनाया था। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। एक तरफ रूस और चीन है तो दूसरी तरफ यूक्रेन और उसके साथ खड़े अमेरिका और पश्चिमी देश। यानी अमेरिका के लिए यह वक्त बेहद चुनौती भरा है। इसीलिए अमेरिकी वायुसेना जल्द से जल्द अपने बेड़े में B-21 परमाणु बॉम्बर को शामिल करवाना चाहती है। दावा है कि B-21 एक स्टेल्थ बॉम्बर है, यानी ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। यही नहीं, ये बॉम्बर B-61 जैसे परमाणु बम लॉन्च करने में भी सक्षम है। वहीं बिहार के दानापुर में पटाखा फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और इस दौरान कई राउंड गोलियां भी चलाई गई। पटाखे के विवाद में हुए झगड़े का वीडियो भी वायरल हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी तक की नौबत आ गई। एक रिटायर्ड सैनिक ने अपने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग कर दी, जिसमें 4 लोग गोली लगने से घायल हो गए। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से लाइसेंसी हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। हालांकि इस दौरान गांव वालों ने आरोपियों को पुलिस के चंगुल से खींचने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस की टीम अलर्ट थी और वो आरोपी को साथ लेकर चली गई। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है। खबर बिहार के बक्सर से, जहां पावर सब स्टेशन में भीषण आग लग गई और आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। अगर जरा सी भी देर होती तो पावर स्टेशन जलकर राख हो सकता था। आग सब स्टेशन के पास मौजूद गाड़ियों में लग गई थी। वहां हर तरफ आग की लपटें नजर आईं और आसमान तक धुएं का गुबार उठता दिखा। तेज लपटों के साथ झाड़ियां जल रही थीं। चूंकि यह आग सब स्टेशन के पास लगी थी तो खतरा भी बड़ा था। मौके पर पहुंची बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में सब स्टेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अभी तक हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बताया गया कि इस इलाके में कुछ लड़के पटाखे फोड़ रहे थे और इसी दौरान पटाखे की चिंगारी झाड़ियों के बीच पहुंच गई और देखते ही देखते वहां आग लग गई। आग ने विकराल रूप पकड़ लिया।
महाराष्ट्र के पालघर में एक केमिकल कंपनी में विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आने से 3 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। केमिकल कंपनी में बॉयलर फटने की वजह से धमाका हुआ, जिससे वहां के कर्मचारी दहशत में आ गए। पोलैंड और रूस के बीच दूरियां इस कदर बढ़ गई हैं कि पोलैंड अब रूस से लगने वाली सीमा पर दीवार खड़ी कर सकता है। रूस के प्रांत कलिनिनग्राद की सीमा पोलैंड से लगती है, जो सुरक्षा के नजरिए से पोलैंड को बेहद अहम लगने लगा है, क्योंकि दावा है कि रूस ने कलिनिनग्राद का रहस्यमयी तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पोलैंड को लगने लगा है कि वहां रूस अपने हथियार और सैनिक तेजी से बढ़ा रहा है। इसके अलावा शरणार्थियों को भी पोलैंड में भेजने की शरारत की जा रही है। पोलैंड को डर है कि ये शरणार्थी रूस की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। इसीलिए पोलैंड की योजना कलिनिनग्राद से लगने वाले बॉर्डर पर एक दीवार खड़ी करने की है। पोलैंड के लिए अपनी सीमाओं को सुरक्षित बनाने का यह तरीका कोई नई बात नहीं है। बेलारूस से लगने वाली पोलैंड की सीमा पर पहले से कुछ इसी तरह के इंतजाम पिछले साल ही किए जा चुके हैं। पोलैंड को वहां से भी शरणार्थियों के आने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद करीब 200 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर दीवार खड़ी कर दी गई और इस दीवार में कई जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक बैरियर लगाए गए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए हर वक्त फौज की भारी तैनाती रखी जाती है। माना जा रहा है कि कुछ इसी तरह की सुरक्षा अब कलिनिनग्राद से लगने वाले बॉर्डर पर भी होगी। पोलैंड के कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि अफ्रीका और एशिया से कलिनिनग्राद तक कुछ रहस्यमयी फ्लाइट पहुंच रही हैं। ऐसी फ्लाइट जो कुछ महीने पहले तक नहीं आती थी। इसीलिए पोलैंड को लगने लगा है कि पुतिन के दिमाग में कुछ बड़ा पक रहा है। इससे पहले फिनलैंड भी रूस से लगने वाले बॉर्डर पर कुछ ऐसी ही तैयारियों का दावा कर चुका है। बल्कि फिनलैंड में तो इस तरह की दीवार बनाने पर काम शुरू भी हो चुका है। फिनलैंड और रूस का बॉर्डर तो करीब 1300 किलोमीटर लंबा है और फिनलैंड के डर की वजह भी साफ है। फिनलैंड को नेटो की सदस्यता चाहिए, जिसके लिए वो आवेदन कर चुका है, लेकिन सदस्यता मिली नहीं है। यानी अगर यूक्रेन की तरह फिनलैंड पर रूस ने हमला किया तो अपनी सुरक्षा उसे खुद ही करनी होगी। इजराइल ने दावा किया कि वो इस बात का सबूत अमेरिका को देगा कि ईरान रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। अब तक न तो रूस ने और न ही ईरान ने इस बात को माना है कि जंग के बीच उन्होंने ड्रोन पर कोई डील की है, जबकि यूक्रेन ने दावा किया कि कीव समेत उसके कई शहर ईरान से मिले ड्रोन के हमले झेल रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हमले के बाद रूस ने ईरान के ड्रोन की मदद से ही ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। दावा किया गया कि इसके लिए ईरान ने अपने खतरनाक ड्रोन शाहिद 136 की एक बड़ी खेप रूस भेजी थी और इसी ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया था। अब ईरान का दुश्मन इजराइल उसकी पोल खोलने का दावा कर रहा है। वो ये बताने जा रहा है कि कैसे ईरान चोरी छिपे रूस और यूक्रेन के बीच लगी आग में घी डालने का काम कर रहा है और दुनिया के सामने ये बताने की कोशिश में जुटा है कि रूस को वो ड्रोन सप्लाई नहीं कर रहा है। लेकिन अमेरिका के दौरे पर गए इजराइल के राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनके पास ईरान के खिलाफ सबूत हैं और वो जानते हैं कि यूक्रेन में शाहिद 136 ड्रोन से ही रूस हमले कर रहा है। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए उन्होंने यूक्रेन में मार गिराए गए एक ड्रोन के एक हिस्से की तस्वीर का सहारा लिया। इजराइल के राष्ट्रपति के मुताबिक यूक्रेन में ढेर किए गए ड्रोन का हिस्सा ईरान के शाहिद 136 ड्रोन जैसा ही है। वो ये सबूत ईरान के दूसरे दुश्मन अमेरिका के अधिकारियों को सौंपेंगे, जिससे ईरान का झूठ सामने आ जाएगा। इजराइल ने ईरान पर यह आरोप भी लगाया कि उसके हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और दुनिया के देशों को ईरान को रोकने पर जोर देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे और इस शिविर में आंतरिक सुरक्षा, पुलिस के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध प्रबंधन, आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी के बढ़ते इस्तेमाल जैसे विषयों पर भी चर्चा होनी है। तो गुड़गांव के सूरजकुंड में ये चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। सूरजकुंड में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर 2 दिन का होगा। पहले दिन अमित शाह करीब 3:30 बजे इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे और दूसरे दिन पीएम मोदी करीब सुबह 10:30 बजे इस सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। चिंतन शिविर में राज्यों के गृह मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल हिस्सा लेंगे। चिंतन शिविर का उद्देश्य विजन 2047 और पंच प्राण होगा।